नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ। फूड स्कैम क्या ऐसा कोई स्कैम होता है? बिल्कुल होता है ऐसा स्कैम। जितने भी फूड ब्लॉगर्स हमारे मार्केट में घूम रहे हैं वो किसी भी रेस्टोरेंट को एकदम हाइप दे देते हैं और किसी भी रेस्टोरेंट को गिरा देते हैं। आखिर ऐसा फूड क्वालिटी है या उन ब्लॉगर की एडिटिंग का जलवा है जो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल में खाना खाते समय गायब हो जाती है? तो आज हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कौन से फूड जो खुल रहे हैं। जितने भी अब एक समय ऐसा है रेस्टोरेंट लाइन से खुलने लग गए। एक समय आया था जहाँ पे कैफ़े लाइन से खुल रहे थे और अब वो टाइम आ गया जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, अब बार कम रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। तो ऐसा क्यों चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को अपने बीच में बुलाया है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस है हमारे बीच में, और अंकित प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं। सर, आप पहले तो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट से फूड ब्लॉगिंग तक का सफ़र कैसे चल गया आपका? ये स्टार्ट हुआ, पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। और ये स्टार्ट कोविड में हुआ। मैं उस दौरान प्रैक्टिस कर रहा था और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज था जिसमें मैं डेंटल एक इन्फॉर्म शेयर करता था और ये सब पोस्ट डाला करता था। तब ये रील्स का तो कुछ टाइम था ही नहीं, उस समय सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुआ करती थी और लॉन्ग वीडियोस हुआ करती थी। तो मतलब जब कोविड आया तो उस टाइम पे ये हमको जैसे IMA के थ्रू जब मीटिंग्स सेट हुई तो पहले से पता चल रहा था कि इंटरनेशनली कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हो सकता है कि घर पे बैठना पड़ जाए। तो उस दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो एक टर्म था बहुत चल रहा था उस समय, वर्क फ्रॉम होम। ये पहले इतना बड़ा वर्ड नहीं था, कोविड से ये वर्ड बढ़ गया है, फेमस हो गया इतना। फिर मैंने भी ये पता किया कि ये वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली क्या है, कैसे करते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो दिल्ली में इन्फ्लुएंसिंग करते थे, तो उनसे मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग एक अच्छा माध्यम है घर बैठ के, मतलब अपना एक प्रोफेशन चेंज करने का, नया बनाने का, या एक पैशन फॉलो करने का। कोविड एक बुरा टाइम था, बहुत लोग के साथ था, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। एक टाइम मिला, खुद के साथ टाइम मिला, जो अंदर का एक पैशन था घूमने का, खाने का, वो डेवलप किया। और थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज थी एडिटिंग की, मेरी पहले थोड़ा मैंने सॉफ्टवेयर का नॉलेज लिया हुआ था, उसका बेनिफिट लेते हुए मैंने ये 2020 मार्च में मैंने ये स्टार्ट किया इसको। और अब 5 साल होने वाले हैं, तो बाकी आपके सामने ही है। बिल्कुल, आज हम इनसे पूरी फूड स्कैम कैसे, किसको हाइप दी जाती है, उस पर सारी चर्चा करेंगे। फूड क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सर, फूड स्कैम जो चल रहा है, ये फूड स्कैम एक्चुअल में है क्या? देखिए, फूड स्कैम एक कोई डायरेक्ट टर्म नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ब्रांड ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक इससे अनअवेयर तो है नहीं। सिंपल सी चीज़ है। देखिए, आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन टर्म होने लग गया है कि ऑर्गेनिक है, या फिर आप बात कर लें कि प्योर है। एक प्योर जो टैग लग जाता है किसी चीज़ में, ये बोलने की ज़रूरत पड़ रही है ब्रांड्स को कि हमारा आइटम प्योर है, जिसमें सबसे टॉप पे में अगर मैं मानता हूँ वो घी है। बिल्कुल। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी ब्रांड के पास आप जाएंगे जो फूड इंडस्ट्री में है, जहाँ पे घी में कोई भी चीज़ बन रही है, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चाहे फाइन डाइन का कुछ भी हो, उनको ये वर्ड लगाना पड़ रहा है कि वो प्योर है। बिल्कुल। तो वो अपने आप पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कितनी धांधलेबाजी चल रही है। अभी 1 साल पहले ही मुझे अपडेट पता चली, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि इसके स्प्रेज भी आते हैं। अच्छा। हाँ, घी के भी स्प्रे आने लग गए हैं, जैसे एसेंस की तरह फ्लेवर के स्प्रेज आने लग गए हैं। ये बहुत ही कॉमन है, आपको लगेगा ही नहीं, और खुशबू ऐसी आती है कि बिल्कुल जैसे ओरिजिनल जैसा। हाँ। आप किसी भी मतलब प्योर घी से बनी हुई चीज़ के डब्बा को खोलेंगे और बिल्कुल आपके दिमाग में हिट करेगी, यार घी की कितनी है। आपको घर में प्योर घी की उतनी हिट नहीं आएगी, पूरी किचन नहीं महकेगी, लेकिन आपका पूरा कमरा महक जाएगा एक डब्बा खोलते ही। तो ये उस एंगल से भी देखिए आप। और स्कैम में सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हम इनिशियली जो आप कहते हैं, अभी आपने स्टार्ट किया कि आपका कोई भी फूड बिजनेस इतने ज़्यादा खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन बंद भी होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरी एक रिसर्च है, उसमें मैंने देखा है कि चाहे हाईवे में की बात करूं, चाहे मैं सिटी की बात करूं, उसमें जितने भी रेस्टोरेंट खुलते हैं
उसमें अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो सिर्फ 10% का है, और 10% को देख के ही और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लेकिन कोई 90% जो बंद हो रहे हैं उन पे कोई चर्चा ही नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेस्टोरेंट खुलना आज के टाइम में, जैसे कोविड, इसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों ने ये चीज़ देखी, सारे बिजनेस लगभग बंद थे, ठप थे, लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑन थी। तो वो जब लोगों ने देखा, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक ये भी थे, मिल्क का काम नहीं रुका, सब्जी फल मंडी ये सब चीज़ें चलती रहीं और ऑनलाइन फूड भी चलता रहा। ऐसा हुआ है, हमने भी उसी टाइम से, मैं बता रहा हूँ, मेरे तो जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई है। तो लोगों ने ये चीज़ देखा कि चाहे कितना भी बुरा टाइम आ जाएगा, ये तो रहेगा, मतलब सेफ ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि फूड में, और लोगों को ब्रांड बनते हुए भी लोगों ने देख लिया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि मैं आऊँगा और कुछ ऐसा लेके आऊँगा और मैं धमाका मचा दूंगा मार्केट में, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बहुत जल्दी आते हैं। या फिर आपके 10 दोस्त बैठे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ किसी दूसरे शहर में जाके खाई और उसके बारे में डिस्कशन होने लग गया, तो कोई ऐसा है जो फूड बिजनेस खोलने वाला है, उसको भी वो लगेगा कि अरे यार हाँ, ये तो ये कह रहे हैं अच्छी चीज़, ये चल जाएगी। बिना किसी थोरो रिसर्च के, बिना डिटेल उसके डिस्कशन के, मतलब पूरा रोड मैप नहीं बनाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट में बहुत आगे बिजनेस खुलने लग गए हैं, एक दूसरे को देख के बहुत खुलने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फॉर एन एग्जाम्पल इसमें बोलता हूँ, आप आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे कोई भी ओनर है, वो रेस्टोरेंट खोलता है, उनके अंदर जो स्टाफ है, उनके साथ जो भी काम करते हैं, वो 1-2 साल में इतने एक्सपर्टाइज हो जाते हैं कि चीज़ों को बनाना उनको हो जाता है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब वो जब नया बनाने जाते हैं, अपना कोई काम शुरू करने जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, बेसिक नहीं पता है। हाँ, बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं पता है, बनाना तो आता है लेकिन मैनेजमेंट नहीं आता है। सिंपल सी चीज है, एक टेम्परेचर भी एक खाने को ऊपर नीचे कर देता है, तो वो बेसिक उनको नहीं पता। देख के चीजों में, पढ़ के चीजों में अंतर आ जाता है, वो वाली चीज है यहाँ पे ऐसी है। ये एक और मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे अभी हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक पानी पूरी वाले के पास GST का नोटिस आया, उसकी रिसीप्ट 40 लाख से ज़्यादा थी। करेक्ट। और ऑनलाइन रिसीप्ट थी, कैश अलग था। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यार रेस्टोरेंट एक बड़ा खोलना या स्ट्रीट फूड, अगर दोनों में क्वेश्चन लगाएं तो कौन ऐसा है जो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा के ले जा रहा है? ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड। देखिए, अब ये वो टाइम नहीं रह गया है कि आप एक स्ट्रीट वेंडर को गरीबी समझोगे, वो टाइम नहीं है। चाय, मोमो, पानी पूरी, ये आपको हर गली में मिल जाएंगे। इवन बरेली में मैं आपको बताऊंगा, अगर गली गली भी गिन लिया आपने, 300 से ज़्यादा वेंडर्स मोमोज ही बेच रहे हैं। 300 से ज़्यादा वेंडर सिर्फ बरेली की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा अगर एरिया मैं मिनिमम बता रहा हूँ अभी आपको। मोमो कितने हेल्दी हैं ये भी बताना सर। मोमो हेल्दी एक एंगल से इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बनाने का तरीका ही गलत हो रहा है। 90% बरेली में मोमो जो आप खा रहे हो, वो एक जगह बन के वो बिक रहा है प्रोडक्ट की तरह। खुद नहीं बना रहे हैं। सिर्फ 10% ही कोई ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं अपने मोमो की और सेल कर रहे हैं। लोगों के लिए इतना इजी हो गया है। खुद भी करें चाहे किसी से मंगवाएं, वो टोटली मैदा है और उसके अंदर जो भरा जा रहा है वो हम सबको पता है कितना फ्राई, कितने मसाले, और उसके साथ जो हम चटनी लोग यूज कर रहे हैं वो कितनी स्पाइसी है, कितना हेल्दी है वो। नहीं, मैं इस चीज़ को आपको कट करूंगा क्योंकि मैदा, ठीक है मैं मानता हूँ मैदा इज़ नॉट हेल्दी, उसको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसके अंदर, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि डेली खाने वाली चीज़ें नहीं है। इसको जिस लेवल पे खाया जाता है, इतना शौक बना दिया गया है। मैदा हमारे कल्चर में पहले से भी है। छोले भटूरे भी तो हम पहले से ही खा रहे हैं, वो भी मैदा ही है ना। कचौड़ी खा रहे हैं, वो भी मैदे से ही बन रही है ना। लेकिन वो उसका एक तरीका है खाने का। यहाँ जब मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, मोमो बना के खाए जा रहे हैं और ये लेके खाए जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि स्ट्रीट फूड है या नहीं है, तो स्ट्रीट फूड के लेके ये बहुत ही आसान हो गया है। पहले चीज़ है कि जो भी लाइसेंस वाले हैं उनमें ढील है कि स्ट्रीट पे जाके देखते ही नहीं किसके पास लाइसेंस है, फसाई के है नहीं है। सिंपल, और कोई भी वेंडर खोल देता नगर निगम के थ्रू, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी जाके अपना एक वो नगर निगम के थ्रू भी लोकेशन ले सकता है, कोई अपने घर के आगे भी स्पेस दे देता है। तो बहुत इजी हो गया है आज के टाइम में। कंपटीशन अपनी अलग चीज़ है, लेकिन स्ट्रीट फूड में क्योंकि ये क्या है, उसको ये है कि उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेस्टोरेंट आप खोलेंगे, आपको बिल्डिंग का भी देना है, मैन्युफैक्चरिंग के देना है, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दुनिया भर का
GST वगैरह सब कुछ है, इधर GST भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। आपने बोला कि ऑनलाइन 40 लाख का, राइट, करेक्ट है, 40 लाख का आया, तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ये हर शहर में होगा। बिल्कुल। गोल एक किसी का खुल गया तो बात अलग है। पंजाब में किसी पकौड़े वाले के यहाँ रेड भी पड़ी थी, पड़ी होगी, गारंटी पड़ी होगी, क्योंकि जो दिख जाता वो है, जो नहीं दिख रहा वो मजे में। भैया सबसे बढ़िया आज के टाइम में कि स्ट्रीट फूड खोल ले कोई भी आदमी। मैंने ये चीज़ देखी, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स, एक बहुत ही आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। शार्क टैंक में ब्रांड गया कॉफ़ी वाला, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, कॉफ़ी का एक बढ़िया सा ब्रांड गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी, उसने फूड ट्रक खड़ा किया, IIM के सामने खड़ा किया, और आज देखो ब्रांड क्या हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फूड ट्रक तो आजकल कॉमन हो गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग उसमें आ गए। अब कोई हम जिसके आगे चाय वाला लिखा हुआ है, कोई बेवफा लिखा हुआ है, कोई कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस समय फूड ट्रक का तो है बोलबाला। सच्चाई, मेरे क्वेश्चन आपसे और है, जो फूड अपने बरेली या बरेली के आसपास के एरिया में खुल रहे हैं, ओनर ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो सक्सेस रेशो है वो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है? मैंने एक पॉइंट तो आपको पहले ही बोला, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, मेन्यू पे ध्यान नहीं देते, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा का पूरा। जब तक आपको डिमांड पता ही नहीं चलेगी तो आप सप्लाई क्या ही दे दोगे। फॉर एन एग्जांपल, एक आप साउथ में हैं, साउथ में कोकोनट ऑयल का बहुत यूज़ होता है, नॉर्थ में सरसों का ज़्यादा यूज़ होता है या घी का ज़्यादा यूज़ होता है। आप बेच के दिखा दो साउथ में उतना सरसों, डिमांड ही नहीं है। बेसिक सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बड़े बड़े ब्रांड्स आके फेल हो गए इस शहर में, स्पेशली डिमांड ही नहीं है, पब्लिक को नहीं चाहिए। जब ब्रांड बाहर को देख के आता है ना कि यार फला ब्रांड पर्टिकुलर सिटी में बहुत हिट है, यहाँ भी चलेगा, उसके 100 दोस्त और मिलने वाले बता दे कि हाँ यार लिया, अब वो 100 दोस्त तो साल में 10 बार 20 बार जाएंगे। सही बात है, लेकिन पब्लिक को चाहिए नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट। आप झोला लेके डायमंड बेचो, पब्लिक को गोल्ड ही चाहिए? नहीं चाहिए नहीं, क्यों? इसलिए बंद होते हैं। ऊपर से चीज है कि सही टाइम पे मार्केटिंग नहीं होती, एक साल हो जाता है ब्रांड को आए हुए, पता ही नहीं चलता शहर में ब्रांड है। इस पे मुझे लगता है सर फिक्स कॉस्ट जो है वो बर्डन बहुत हैवी है, क्योंकि रेंट एक बहुत बड़ा इशू है, प्लस अब जितने भी रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं उसमें दिखावा बहुत हाई पे है। करेक्ट। वो इन्वेस्टमेंट इंटीरियर में इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो फूड क्वालिटी को सेकेंडली मान लेते हैं। तो फूड क्वालिटी को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं वो? एंड में वही हो जाता है, स्टार्टिंग में आते हैं वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, नया बिजनेस होता है, दिल से काम करते हैं, बिल्डिंग में भी पैसा लगाया, अपना पूरा तन मन धन लगा के एक बिजनेस में लगते हैं। जब रिस्पांस नहीं आता है वो एक थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, एक थोड़े एम्बैरेसिंग वाली फीलिंग आ जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है, बड़े से बड़े ब्रांड करता है, अच्छे से अच्छा ब्रांड करता है कॉस्ट कटिंग। लेकिन ये गलत वहाँ हो जाता है जब आप मतलब आप उसको करो अनएथिकल में चला जाता है। जब बात कोई चीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई सॉसेज ऐसी वो डाल दे जिसमें 90% सिर्फ केमिकल ही है, वो गलत हो जाता है। आप थोड़ा बहुत ये कि हाँ ठीक है, आप देखते हो कि बटर खूब सारा डाल दिया, आपके सामने तो है एटलीस्ट वो बटर की तो मैंने सर थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में। बटर तो सिर्फ इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो सबसे पहले आपकी बट को चेक करता है। करेक्ट। वो आपको अपने आप भले खराब चीज़ होगी लेकिन उसमें बटर पड़ा होगा तो आपको अपने आप आपकी जीभ उसे भूख लगने लग जाएगी। करेक्ट। आपको कुछ नहीं समझ लेकिन आप खा रहे हो उसे। फैट होता है बटर। बटर का क्या काम है, वो टंग को कवर कर लेता है एक टाइम पे। अगर किसी भी चीज़ की कमी खाने में कम करनी है तो बटर, घी और जो फैट होता है एक्चुअली वो फ्लेवर देता है। खाने में जो फ्लेवर आता है वो फैट और स्पाइसेस की वजह से आता है। तो फैट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको वो बढ़ा सकते हैं। अगर उधर कुछ कमी है वो पूरी हो जाती, कवर कर लेते हैं उससे एक्चुअली। ऐसे आपने इतने सारी ब्लॉगिंग करी फूड की, हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप फूड ब्लॉगिंग करने गए, आपने उसकी हाइप एकदम बहुत अच्छी बना दी, हाँ, वीडियो बहुत अच्छी एडिट करके हाँ, मार्केट में बिल्कुल भेज दी, हाँ, फिर उसने कहा अच्छा भाई जरा मेरा खाना टेस्ट तो कर लो और आपने टेस्ट करो तो आप सोचने लग गए मैंने वीडियो किसकी बनाई थी? एक्चुअली मेरा एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं नाम नहीं लूँगा, उससे बचूँगा, लेकिन वो ब्रांड नया नया आया था, अच्छा फूड कोर्ट खोला उसने और मैं शूट करने गया था, बढ़िया एम्बियंस प्रॉपर था, लेकिन फूड वाज नॉट गुड। इवन
प्रॉब्लम हुआ, ओनर वहाँ थे, मैं उनसे बता रहा कि सर ऐसे फूड ऐसा नहीं है, और वो टोटली डिफेंड करने में लग गए कि नहीं हमारे पैलेट पे तो हमें ऐसा ही लगता है। अब देखो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस जाता है। अब आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, पब्लिक को क्या पसंद है क्या नहीं है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। प्लस उसके 19-20 होगा तब भी चलेगा पर आधे का डिफरेंस होगा तो कैसे चलेगा। क्योंकि आप ये समझ लो, पनीर पिज़्ज़ा में मैंने सिर्फ 3 स्लाइस पिज़्ज़ा के देखे, वो भी कच्चे। एज ए फूड ब्लॉगर हमें क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, आप समझ लो। मतलब आपको तो मजे हैं, खाने को भी मिल रहा है वीडियो। ये कहते हैं कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि क्यों खा लिया, कोई मतलब एटलीस्ट आपको एक चम्मच तो, एक बाइट तो खानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा अच्छा है नहीं है। अब यहाँ अटक जाता है कि उसे मजबूरी हो जाती है खाना बहुत अच्छा भी मिलता है। वन ऑफ माय फेवरेट एक्सपीरियंस रहे बरेली में। बरेली जो लोग मुझे मिलते हैं ये कहते हैं कि यार बरेली का खाना नहीं अच्छा है ना, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया बरेली को। मतलब बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ शहर है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में आई थिंक ये शहर में पोटेंशियल है, और मार्केट इस समय बूम पे है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, फूड स्पेशली सेक्टर इस समय पीक पे है। ख़त्म बंद हो ना हो रेस्टोरेंट अलग पॉइंट है, लेकिन वैरायटी आ चुकी है, ब्रांड्स आ चुके हैं, मार्केट खुला हुआ है पूरा। एक्सपेरिमेंट पूरे तरीके से हो रहे हैं, जिसे चाहिए ये पर्टिकुलर टाइम है कि एक्सपेरिमेंट करे, और अगर पब्लिक को समझ लिया, एक माइंड पकड़ लिया, तो वो खेल जाएगा, अच्छा खेल जाएगा। बरेली का खाना आई थिंक बाहर के ब्लॉगर्स जैसे दिल्ली या लखनऊ या मुंबई वगैरह जगह जाते हैं, आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि बरेली में और ब्लॉगर्स भी आए। वो तो सर 20 किलोमीटर के आप जैसी चेंज करोगे तो उसका स्वाद सब बदल जाता है। लेकिन बरेली का खाना कम पैसों में बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, जहाँ तक मुझे पता है। बहुत अच्छा। आपको मैं नियर बाय में बहुत जगह गया हूँ, स्पेशली स्टेशन के पास आपको कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन बरेली में मिलता है। ये पॉइंट आपने पहले आप मिले हैं शख्स जिन्होंने मुझसे ये बात कही है। हम किसी भी शहर के स्टेशन पे उतर जाएं, आप जंक्शन का खाना प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी पे डाउट आता है। मैंने सिर्फ बरेली ऐसा शहर देखा है जहाँ की सिटी के लोग जंक्शन पे जाते हैं खाने के लिए, चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है, और वो एरिया है अभी भी कंपटीशन देता है पूरे शहर को उसका। इतनी भीड़ होने के बावजूद वो चल रहा है। सर अच्छा चलिए, हम लोग जब रेस्टोरेंट खोलते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारी अच्छी बातें भी देखती हैं लोगों को, कुछ हमारी बुरी बातें भी देखती हैं। तो लोग पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो नेगेटिव कमेंट को कैसे कवर अप करते हो आप लोग? पहले तो बहुत बल्क आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम लेके रिस्पांस देना ज़रूरी है, पर मैं कोशिश करता हूँ हर किसी से डील करूँ, बात करूँ, उनका भी नज़रिया देखूँ, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिव फीडबैक भी सही भी हो सकता है और वो नेगेटिव मार्केटिंग भी हो सकती है। हमें वो देख के रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस उसका खुद का भी एक्सपीरियंस कभी ख़राब हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने का। फॉर एन एग्जांपल, अब मैं कोई एक वीडियो डालता हूँ, वो रेस्टोरेंट का खाना मुझे अच्छा मिला, आप गए, उस दिन हेड शेफ की छुट्टी है, मैं छोटी सी एग्जांपल कर रहा हूँ, और उसी दिन वो डिश आपने खाई और जो जूनियर शेफ था उसने बनाया उस लेवल का भी नहीं बनाया, तो डिसअपॉइंट होना लाजमी है आपका। आप अपने एंगल से ठीक हो, लेकिन ये चीज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब होता है कि नेगेटिव में बुरा तो कभी कभी लगता ही है, लेकिन ओवर द पीरियड टाइम जब हम इतने कमेंट्स डेली के, इतने मैसेजेस डेली के डील करते हैं तो फिर आदत हो जाती है। और पब्लिक भी जब हम देखते हैं कि उसका रेशियो नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत डिफरेंस है, पॉजिटिव ज़्यादा है, फिर उससे इतना मेंटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट हाँ, ये होता है कि उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उनका सवाल है तो जवाब देना लाजमी भी है, देना भी चाहिए। एज अ फूड ब्लॉगर आपको क्या लगता है कि इंडिया में कौन सी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ का फूड वर्ल्ड फेमस है, या जहाँ पे लोग स्पेशली खाने के लिए जाते हैं? जैसे एक इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में सराफा बाजार, करेक्ट, छप्पन। ऐसे ही दिल्ली में आप चले जाओ तो पहाड़गंज के छोले भटूरे, चांदनी चौक की चीज़ें, वहाँ पे से गली में आपको बड़ी बढ़िया खुरसन खाने को मिलेगी। करेक्ट। तो ऐसे और कौन सी जगह हैं जहाँ पे आदमी को खाना खाने जाना चाहिए? मैं नॉर्थ इंडिया काफ़ी ट्रैवल किया हूँ। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था तब इतना ट्रैवल किया हूँ, मेरे को रिग्रेट है क्यों मैंने तब ब्लॉगिंग नहीं करी। वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा है वो जोधपुर का रहा है। अच्छा।
जोधपुर इज़ अमेजिंग सिटी। थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ा समर में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं भी विंटर्स के टाइम ही गया था। फूड अमेजिंग है उस शहर का। अच्छा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, अमृतसर इज़ हेवन फॉर फूड। बिल्कुल, वहाँ के अमृतसरी कुलचे खाओ आप। बट मैं फिर भी टॉप पे दिल्ली को रखता हूँ एज अ फूड सिटी। मेरे को एज ए फूडी बनाया जिस शहर ने, वो दिल्ली है। बिल्कुल, दिल्ली में हर गली में एक नया फ्लेवर है, बिल्कुल नया टेस्ट मिलता है, नई चीज़ मिलती है, तो वो अलग ही है। आप चाहे मूलचंद के राम लड्डू खा लो, या चूर नान खा लीजिए, छोले भटूरे, प्लेस से राजमा चावल खा लो, कुछ भी खा लो। कोने कोने में छोले कुलचे मिलते हैं दिल्ली में। तो सस्ता खाना दिल्ली में भी है, महंगे से महंगा है, सस्ते से सस्ता है, 20 से हर आदमी के लिए, खा सकते हो, हर आदमी के लिए। बिल्कुल। ठीक है सर, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी बातें करी। और कोई ऐसी बात जो आप रेस्टोरेंट वालों को या किसी स्ट्रीट वेंडर को या किसी लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं जिससे उनका फूड स्कैम ना हो? देखिए, पहली चीज़ है कि रेस्टोरेंट के लिए एक ही बात है कि आप जो भी बिज़नेस खोलें, पहले मार्केट को रिसर्च कर लें, क्या उसकी डिमांड है भी है, कितने कंपटीशन है। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड ज़्यादा है और एक या दो ही कंपटीशन है आपके मोनोपोली में आ सकते हैं, तो वो बेटर है आपके लिए। और 1-2 साल के लिए आप पेशेंस के साथ काम करें। फूड बिज़नेस में रातों रात चमकना 1 या 2% चांसेस है। 365 दिन एक ही जैसा खाना हर वक्त बनाना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। मैं खुद एज ए इन्फ्लुएंसर इतने टाइम का होते हुए भी एक रेस्टोरेंट या कैफ़े खुद का नहीं खोला, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, क्योंकि इट्स नॉट ए ईजी हर दिन एक जैसा खाना बनाना। और उसके अलावा भी अगर पब्लिक के लिए मेरे लिए कोई सजेशन है कि आजकल जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ पॉडकास्ट में, वो जो डराया गया है ना, उससे थोड़ा बच सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगता है, कभी कभी हेल्थ को छोड़ के थोड़ा सा अगर क्रेविंग्स हैं, अगर उससे आपका रिलैक्स होता है, मेंटली प्रेशर डाउन होता है, आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, तो इट्स ओके। समय और लिमिट में रह के कुछ भी चीज़ और बुराई नहीं है। हाँ, कोई अगर आपसे कहे, मैं अभी भी कह रहा हूँ मोमो अनहेल्दी है, लेकिन आपको चाहिए कि आपको हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार ये चीज़ खानी है, उससे आपको अच्छा फील होता है, आप उसको ज़रूर खाइए। क्योंकि बड़े से बड़े एथलीट, बड़े से बड़े जिम लवर्स भी चीट मील करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने फूड स्कैम के बारे में, फूड ब्लॉगिंग के बारे में, कहाँ पे कौन सा फूड अच्छा है उसके बारे में हमने सारी चर्चा करी, और हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा जवाब भी दिए, सारे अच्छे से बताया। तो बिल्कुल, फूड ब्लॉगर अगर आप भी हैं तो अपनी हमारी ये वीडियो उनके सबके साथ शेयर करें जो खाने के शौकीन हैं या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग में आना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। और सर, आपने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।